नमस्कार, समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शांतिपूर्ण और समृद्ध असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की प्रगति के लिए आवश्यक। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में धर्मांतरण कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान के बाद दिल्ली सरकार से त्यागपत्र दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में तेज वर्षा के कारण स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने तेलंगाना के अधिकतर भागों में अगले 2 दिन तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग कार्यालय का उद्घाटन किया। क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की और बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला थाईलैंड से। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के भरूच में आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। श्री मोदी अहमदाबाद में आज शाम जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से विद्यार्थियों के समग्र विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद श्री मोदी जामनगर में 1,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह औद्योगिक शहर भरूच के जंबूसर में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गुजरात के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना के साथ साथ राज्य में कई औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें भरूच के वालिया, बनासकांठा के अमीरगढ़, दाहोद के चकलिया और छोटा उदयपुर के वनार में स्थापित किए जाने वाले 4 जनजातीय औद्योगिक पार्क शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी एक एग्रो फूड पार्क, सी फूड पार्क और MSME पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दहेज में 800 TPD का कॉस्टिक सोडा प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भरूच में प्रधानमंत्री कई अन्य विकास कामों की भी आधारशिला रखेंगे, जिसमें अंकलेश्वर हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास, अंकलेश्वर और पनौली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड के विकास जैसी परियोजनाएं शामिल है। भरूच के बाद प्रधानमंत्री आणंद में एक रैली को संबोधित करेंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने मेहसाणा जिले में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। उन्होंने जिले के मोढेरा को सौर ग्राम घोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोढेरा नई प्रौद्योगिकी को गौरवशाली विरासत से जोड़ने का अनूठा उदाहरण बन गया है। पहले दुनिया मोढेरा को सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देकर विश्व के लिए ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश बनने का लक्ष्य रखना होगा। केंद्र सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, किसान अपने खेतों में बिजली पैदा करेंगे, छेड़ा ऊपर सौर पंप भी लगाएंगे,
और इसके लिए सरकार सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। लाखों सोलर पंप विस्तृत कर रही है देश भर में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक के उद्घाटन के दिन कल पूरे राज्य में दीपावली जैसे दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उज्जैन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों में दीप जलाए जाएंगे और आकर्षक साज सज्जा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम लोगों से घर घर में दीप जलाने की अपील की है। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। लोकार्पण समारोह का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। महाकाल लोक के शुभारंभ से इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उज्जैन के पास मांडू, ओंकारेश्वर और मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसके फलस्वरूप मालवा का यह संपूर्ण क्षेत्र धार्मिक कॉरिडोर के रूप में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए असम में शांति होना जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की प्रगति के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध असम आवश्यक है। असम में डरगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधरने से असम और पूर्वोत्तर राज्यों ने बहुत प्रगति की है। राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के बाद पुलिस अब जन कल्याण उपायों पर ध्यान दे रही है। 2 दिन के इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस ने उग्रवाद और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कठोर नीति अपनाई है। उन्होंने साइबर अपराधों पर भी अंकुश लगाने को कहा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने त्यागपत्र दे दिया है। पिछले सप्ताह श्री गौतम का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्हें सैकड़ों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए हिंदू देवी देवताओं को भगवान नहीं मानने का संकल्प लिया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम के त्यागपत्र की मांग की थी। पार्टी ने श्री गौतम पर हिंदुओं और बौद्धों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और ओडिशा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बिहार में गोपालगंज सीट से कुसुम देवी और मोकामा सीट से सोनम देवी को टिकट दिया है। ओडिशा के धामनगर से पार्टी ने सूर्यवंशी सूरज को मैदान में उतारा है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है। चंडीगढ़ में कल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत और शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को भविष्य का राष्ट्र निर्माता बताते हुए उनसे मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को सदैव स्मरण रखने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश को अनेक विभूतियां दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। एड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। योर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। खुजली खटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। जालिम लोशन।
जागृति का कहना है कि प्रत्येक विक्रेता ये विवरण देगा कि वस्तु किस देश में निर्मित है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शांतिपूर्ण और समृद्ध असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की प्रगति के लिए आवश्यक। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में धर्मांतरण कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान के बाद दिल्ली सरकार से त्यागपत्र दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में तेज वर्षा के कारण स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने तेलंगाना के अधिकतर भागों में अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग कार्यालय का उद्घाटन किया। क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की और बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला थाईलैंड से। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 2 आतंकी मारे गए। ये मुठभेड़ कल रात अनंतनाग के तंगपावा इलाके में शुरू हुई। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ अभी जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी वर्षा से लगभग पूरे राज्य में जनजीवन पर असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण कई जिलों में प्रशासन ने आज से 12 तारीख तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि अगर जरूरी काम न हो तो बाहर न निकलें। प्रशासन ने फोन नंबर भी जारी किए हैं जहां लोग आपात स्थिति में फोन करके मदद मांग सकते हैं। कल सुबह थोड़ी देर की राहत के बाद से ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगातार हल्की से तेज बरसात हो रही है। बिजली गिरने और बारिश से जुड़े अन्य हादसों में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आम जनजीवन लगातार हो रही बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तिलहन और धान के किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं और शारदा, घाघरा, सरयू और राप्ती जैसी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने हैदराबाद सहित तेलंगाना के अधिकतर भागों में अगले 2 दिन तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहेगी। कल हैदराबाद के पश्चिमी भाग में अधिकतम वर्षा दर्ज की गई, जहां शेखपेट जैसे क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर से अधिक और मधापुर में 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि छोटी समयावधि में भारतीय उच्चायोग कार्यालय और 3 मंत्री स्तरीय यात्राओं से न्यूजीलैंड के साथ संबंध विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की क्षमताओं से लाभ उठाना संबंधों को बढ़ाने का सार्थक माध्यम है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि संबंधों को और मजबूत करने के लिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं का उल्लेख किया।
भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी कर ली है। रांची में 279 रन का लक्ष्य भारत ने 45 ओवर और 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 113 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 93 रन की पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार दिन के 1 बजे शुरू होगा। भारत ग्रुप स्तर के 5 मैचों से 8 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर है। पिछले मैच में उसने बांग्लादेश को हराया था। थाईलैंड की टीम ने अपने दोनों शुरुआती मैच हारने के बाद 3 मैचों में जीत हासिल की है। पिछले मैच में उसने मलेशिया को हराया था। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किक ऑफ द ड्रीम अभियान में शामिल होने के लिए विधि मंत्री किरेन रिजिजू, एथलीट नीरज चोपड़ा और अभिनेता अजय देवगन को नामित किया है। इस अभियान के माध्यम से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग ले रही भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए समर्थन जुटाया जाएगा। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि प्रत्येक भारतीय को देश की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप कल से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में 16 देश भाग ले रहे हैं। कुल 32 मैच खेले जाएंगे और ये भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में होंगे। कल 4 मैच होंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए भारतीय सिनेमा, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों की यात्रा कथा लेकर आए हैं। भारतीय सिनेमा में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में तो फिल्में बनती ही हैं। इसके अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी जैसी अन्य भाषाओं में भी प्रमुख फिल्मों का निर्माण होता है। मराठी फिल्मों का निर्माण मुंबई में ही हिंदी सिनेमा के साथ साथ होता है। दादा साहब फाल्के और वी शांताराम जैसे दिग्गजों ने मराठी फिल्मों के लिए आधार तैयार किया, जो अपने विषय वस्तु के मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। दादा कोंडके, नाना पाटेकर, अमोल पालेकर, स्मिता पाटिल और सचिन जैसे कलाकारों ने अपनी ऐतिहासिक कला से दर्शकों को ऑस्कर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता सत्यजीत रे के अनुकरणीय फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। द अपू ट्रायलॉजी ऑफ रे ने सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में वाहवाही हासिल की। वर्ष 1955 में ट्रायलॉजी के पहले भाग
अपर्णा सेन और ऋतुपर्णो घोष जैसे फिल्म निर्माताओं ने बंगाली फिल्मों को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उत्तम कुमार और उत्पल दत्त जैसे अभिनेताओं ने बंगाली फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी। गुजराती सिनेमा उद्योग ने 1930 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से 1000 से अधिक गुजराती फिल्मों का सफलतापूर्वक निर्माण किया। मौजूदा दौर की कुछ फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उपेंद्र त्रिवेदी सबसे सफल गुजराती अभिनेताओं और निर्माताओं में से एक थे। केतन मेहता द्वारा निर्देशित भावनी भवई ने राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। पंजाबी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म हीर रांझा वर्ष 1932 में रिलीज हुई थी। KL सहगल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद और धर्मेंद्र जैसे प्रमुख अभिनेताओं और मोहम्मद रफी, नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे गायक गायिकाओं ने पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए फलने फूलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भोजपुरी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो वर्ष 1963 में प्रदर्शित हुई थी। 1980 के दशक में कई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भोजपुरी फिल्में चंदवा के ताके चकोर, गंगा किनारे मोरा गांव और संपूर्ण तीर्थ यात्रा रिलीज हुई थी। भोजपुरी फिल्में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों में देखी जाती हैं, जहां दूसरी और तीसरी पीढ़ी के प्रवासी अब भी भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इसके साथ ही गयाना, त्रिनिडाद और टोबैगो, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में भी भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं। कुमकुम, लीला मिश्रा, पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार, रवि किशन और मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के प्रमुख अभिनेता हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में अब आप गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा सुनेंगे। इस चर्चा में भाग ले रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ केतन त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में विकास को पूरे देश में गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री राज्य में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इससे गुजरात के विकास में कितनी तेजी आएगी? हम इस दौरे की बात करें, आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, फिर मेहसाणा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रेलवे लाइन गेट कन्वर्जन के कुछ प्रोजेक्ट्स है, सरफेस फैसिलिटीज ONGC का लोकार्पण कर रहे हैं, और फिर भरूच में जाके वो ड्रग्स पार्क और अलग अलग जो पार्क है, वेरियस इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें एग्रो फूड पार्क है, ट्राइबल पार्क है, सी फूड पार्क है, MSME पार्क है, उसकी जो वैरायटी है, जो रेंज है, उस पर यदि हम लोग दृष्टि करेंगे तो पता चलेगा कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक विजन और रूपरेखा हमें नजर आती है कि जहाँ इंडस्ट्री भी है, जहाँ एग्रीकल्चर भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो कुल मिला के एक इंक्लूसिवनेस है जो विविध परियोजना में वो दिखाई देती है। और मोढेरा की इस समय चर्चा पूरे देश में हो रही है। मोढेरा देश का पहला सौर ग्राम बन गया है और अब वो एक ऐसा गांव होगा जिसे 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी। आप इस योजना को कैसे देखते हैं? आपने सही बताया, मोढेरा छोटा सा गांव है, लेकिन अपना जो एक प्राचीन सूर्य मंदिर है उसके हिसाब से पूरे देश में एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में भी ये टूरिस्ट प्लेस के जरिए भी जाना जाता है। तो ये जो मोढेरा की एक आइडेंटिटी थी सूर्य मंदिर की, उसके साथ साथ अब एक दूसरी आइडेंटिटी जुड़ गई है उसकी सोलर पावर्ड विलेज के तौर पे। 2030 तक नरेंद्र भाई का जो विजन है कि देश में जो कुल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी आधी, कम से कम 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए प्राप्त होगी। तो ये जो टारगेट है जो हमने 2030 तक तय किया है, उस दिशा में ये सबसे बड़ा महत्व का कदम मैं इसलिए मानता हूँ कि उसकी शुरुआत कहीं अर्बन इलाके में नहीं लेकिन एक गांव में हो रही है। और प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में मेहसाणा में परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं और भरूच में पहले ड्रग पार्क की शुरुआत करना शामिल है। अब जबकि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, इस पार्क की कितनी उपयोगिता होगी
गुजरात में जो पहला बल्क ड्रग पार्क शुरू किया जाएगा, करीबन 2500 करोड़ के खर्च पे ये 2015 हेक्टेयर जमीन में ये पार्क शुरू होने जा रहा है। हम सब ने देखा है कि जिस तरह से हम पेंडेमिक में गुजरे और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जो पेंडेमिक के दौरान जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है उसकी मांग में कोई दिक्कत ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो ये बल्क ड्रग पार्क शुरू होने से ना तो सिर्फ यहाँ बनेगा, लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट का जो बोझ है वो भी काफी हल्का होगा, सप्लाई चेन भी काफी आसान होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो केंद्र सरकार का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि आत्मनिर्भर भारत, तो ये बल्क ड्रग पार्क है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। कीर्तन जी, आपका गुजरात में सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। अभी आप गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ केतन त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ भारत में आज रात 9:30 बजे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विशेष परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के मनोरोग चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाषा यादव श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, प्रत्यक्ष कर संग्रह में 24% की बढ़ोतरी अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 8,98,000 करोड़ रुपए। ये संग्रह वर्तमान वित्त वर्ष के बजट अनुमान का आधे से अधिक। व्यक्तिगत आयकर संग्रह में भी 32% से अधिक का उछाल। दैनिक भास्कर देश सर्वोपरि शीर्षक से लिखता है, अमेरिका से प्रवासी भारतीय 24,500 करोड़ रुपए से अधिक भेजेंगे भारत। भारतीय मूल के लोग हर साल 2 मार्च को मनाएंगे इंडिया गिविंग डे। 14 संगठन एकजुट होकर जुटाएंगे फंड। भारत के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल के लिए जुटा रहे फंड। हिंदुस्तान की खबर है, चेक बाउंस होने पर दूसरे खाते से कटेंगे पैसे। वित्त मंत्रालय सख्त कदम उठाने की तैयारी में। चेक बाउंस के मामलों पर हाल ही में मंत्रालय ने बुलाई थी बैठक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चिप की कमी का समाधान निकालने में जुटी कंपनियां। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में हो रहा था सुधार, लेकिन वैश्विक संकट से हालात फिर गहराने के आसार। जनसत्ता की बड़ी खबर है, दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले केजरीवाल सरकार के मंत्री का इस्तीफा। भाजपा का दावा, दबाव में दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय सहारा ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को सुर्खी दी है। वाल्मीकि ना होते तो राम से परिचित न होती दुनिया। भागवत ने कहा, राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण समाज की सहभागिता जरूरी। दैनिक ट्रिब्यून की बड़ी खबर है, हरियाणा के कई क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड से यमुना गायब। यमुनानगर के राजस्व रिकॉर्ड में ही यमुना का कोई नाम नहीं। अमर उजाला का शीर्षक है, बारिश ने दिल्ली में 15 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 2007 के बाद से सर्वाधिक वर्षा। 23 राज्यों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में हादसों में 34 लोगों की मौत। बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शांतिपूर्ण और समृद्ध असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की प्रगति के लिए आवश्यक। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में धर्मांतरण कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान के बाद दिल्ली सरकार से त्याग पत्र दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में तेज वर्षा के कारण स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने तेलंगाना के अधिकतर भागों में अगले 2 दिन तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग कार्यालय का उद्घाटन किया और क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।